हे गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट CSS सेलेक्टर्स के बारे में। ये CSS सेलेक्टर की सेकंड वीडियो है। अगर आपने पहले वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में मैंने उसका लिंक दिया है, पहले वो वीडियो देख लो, उसके बाद ये वाली देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जनरल सिबलिंग सेलेक्टर से। तो समझते हैं जनरल सिबलिंग सेलेक्टर्स कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ और एक पी टैग बना रहा हूँ और उस पी टैग के नीचे मैं एक यूएल ऐड कर रहा हूँ। उस यूएल के अंदर मैं कुछ एलआई लिख रहा हूँ जिसके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ और 2-3 बार मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो इस यूएल को मैं एक बारी और पेस्ट कर रहा हूँ और एक बारी मैं इसको पी टैग से पहले पेस्ट कर रहा हूँ। तो चलो एक बार इसको स्टार्ट करके देखते हैं। तो जैसे हम स्टार्ट करेंगे आप देखोगे कि हमारे सामने एक स्ट्रक्चर बन गया है जिसके ऊपर सबसे पहले एक यूएल आता है, देन एक पी टैग आता है, देन उसके बाद 2 यूएल आते हैं। तो अब मैं चाहता हूं कि इस पी के बाद जितने भी यूएल है मैं उनको कुछ सेलेक्ट करूं और उन पे कुछ स्टाइल ऐड कर सकूं। तो उसको हम कैसे लिखते हैं, हम जाएंगे CSS पे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम उस एलिमेंट को जिसके बाद हमें यूएल को टारगेट करना है। तो हमने लिखा पी, उसके बाद हम डालेंगे यहाँ टिल्डी कैरेक्टर एंड देन उसके बाद हम लिखेंगे यूएल और जैसे इसके बाद मैं लिखूंगा बैकग्राउंड कलर रेड। अब आप देखोगे कि ये दोनों यूएल को इसने बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया है। वो इस सेलेक्टर का मतलब ये है कि ये जो हम टिल्डी कैरेक्टर डालते हैं इससे हम ये कहना चाहते हैं कि पी के बाद जितने भी यूएल है, पी के बाद, पी से पहले नहीं, पी के पहले था एक वो कलर नहीं हुआ है, पी के बाद जितने यूएल है सेम डॉक्यूमेंट्री में उनको रेड कर दो। सेम डॉक्यूमेंट्री का मतलब क्योंकि अभी सब कुछ बॉडी में है, सब कुछ एक ही ट्री के अंदर है, इसलिए ये दोनों कलर हो गए। अगर मैं इनको ट्री को छेड़ दूं तो ये काम इस तरीके से नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको एक डिव के अंदर रैप कर दूं और अब मैं अगर चेक करूं तब आप देखोगे जो डिव के अंदर रैप हुआ था वो बैकग्राउंड कलर नहीं ले रहा है, सिर्फ बाहर वाला ले रहा है क्योंकि वो डॉक्यूमेंट ट्री में एक ही जगह पर होने चाहिए। मतलब कि बॉडी के अंदर पी है और बॉडी के अंदर ही यूएल है डायरेक्टली, इसलिए ये यूएल कलर हो पा रहा है और ये डिव के अंदर वाला नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये नेस्टेड हो गया है। तो ये होता है जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। तो अब बात करते हैं चाइल्ड सेलेक्टर के बारे में कि चाइल्ड सेलेक्टर कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैं इनको हटा के एक स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ और यहाँ बोलता हूँ डिव। इसको मैं एक क्लास दे देता हूँ, अभी के लिए डिव ही दे देता हूँ क्लास। और इस डिव के अंदर मैं एक डिव बना रहा हूँ जिसके अंदर मैंने कुछ एक टेक्स्ट लिख दिया है। तो ऐसे मैंने 4-5 बना दिए, ठीक है। तो अभी ये हमारा पेरेंट डिव है और ये सारे डिव उसके चिल्ड्रन हैं, राइट। तो चाइल्ड सिलेक्टर का मतलब होता है कि जो डायरेक्ट चिल्ड्रन हैं उनको सेलेक्ट करना। कहने का मतलब कि जो इस डिव के डायरेक्ट चिल्ड्रन है, तो इस डिव के ये 4 डायरेक्ट चिल्ड्रन हैं, हम इनको सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं डिव और ग्रेटर देन का साइन डिव। इसका मतलब ये होता है कि हम चाइल्ड सेलेक्टर यूज़ कर रहे हैं, तो जो डायरेक्ट चाइल्ड होंगे वही सिलेक्ट होंगे। तो उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैं इसको बैकग्राउंड रेड कर रहा हूँ और मैं सेव कर रहा हूँ। तो अब अगर आप इंस्पेक्ट करूँगा मैं यहाँ पे, तो आप देखोगे यहाँ पे एक मेन डिव है हमारा, उसके अंदर एक और डिव है और अब आप उसके राइट में देखोगे तो यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये इसका डायरेक्ट चिल्ड्रन है। अब इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं, इसके अंदर एक और डिव ऐड करते हैं, ठीक है, और उस डिव को इस टेक्स्ट के साथ रैप कर देते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये नेस्टेड डिव बन गया। अब क्या होगा इस केस में, अगर मैं जाऊंगा आप देखोगे अभी भी रेड है और अगर मैं, क्योंकि मैंने तो कहा था कि डायरेक्ट चिल्ड्रन होना चाहिए, तो पहला डिव है, ये पेरेंट है, इसका डायरेक्ट चिल्ड्रन ये वाला डिव है, तो इस पे बैकग्राउंड कलर लग रहा है, आपको राइट पे दिख रहा है। अगर मैं इसके अंदर जाऊं और इसके अंदर वाले डिव को देखूं तो यहाँ भी बैकग्राउंड कलर लग रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने CSS को ये बोला कि डिव के अंदर जो भी डिव है, इमीडिएट चिल्ड्रन जो है, जो डायरेक्ट चिल्ड्रन है, उनको सिलेक्ट करो। तो अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ये ग्लोबल टैग को मैंने टारगेट किया था डिव को, और उसका जो डायरेक्ट चिल्ड्रन है वो ये डिव भी है। तो अगर आप सिर्फ इन दोनों को देखोगे तो ये भी कंडीशन ट्रू करता है क्योंकि इस डिव का ये डिव डायरेक्ट चिल्ड्रन है, इसलिए ये कलर हो गया। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दूं, मैं इसको बोलूं कि डॉट डिव, मतलब डिव नाम की जो क्लास है उसके अंदर जितने भी
डायरेक्ट चिल्ड्रन है उनको बैकग्राउंड कलर रेड कर दो। तो अब क्या करेगा ये, अब आप देखोगे कि ये मेरा पेरेंट है जिसकी क्लास एक डिव दी हुई है, इसके डिव पे मैं अगर पहले डिव पे जाऊं तो आप देखोगे बैकग्राउंड कलर है। उस डिव के अंदर जो नेस्टेड डिव है, अब मैं इस पे जाऊं तो आप देखोगे कोई भी कलर यहाँ यूज नहीं हो रहा, कोई भी कलर नहीं लग रहा। ये सिर्फ उन्हीं में काम करता है जो डायरेक्ट चिल्ड्रन होते हैं। तो ये होता है चाइल्ड सिलेक्टर। तो चलो अब बात करते हैं एक और सिलेक्टर के बारे में जिसको कहते हैं एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर। एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर्स क्या होते हैं, तो चलो सबसे पहले मैं एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। इस पे मैं लिखता हूँ लेट्स से एक डिव, और इसमें मैं लिखता हूँ दिस इज टेस्टिंग, और इसके बाद मैं बना रहा हूँ एक हेडिंग H2, और इस पे लिख रहा हूँ मैं एक हेडिंग 2, और यहाँ पर मैं एक और हेडिंग 2 ऐड कर रहा हूँ बिफोर डिव। ऐसे करते हैं हेडिंग बिफोर डिव, ठीक है। तो मैंने इसको सेव कर लिया। अब मेरे पास दो हेडिंग है, एक डिव से पहले एक डिव के बाद। तो जो एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर्स होते हैं उसका मतलब ये होता है कि जो एलिमेंट मैं टारगेट करूंगा उसके इमीडिएट बाद वाला एलिमेंट। तो अगर मैं चाह रहा हूं कि जो डिव के बाद वाला H2 है उसको मैं कलर करना चाहता हूं, ना कि पहले वाले को, तो वो मैं कैसे करूंगा। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे इधर और लिखेंगे डिव। डिव मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैं डिव के बाद वाला सिलेक्ट करना चाहता हूँ, ये वाला। तो उसके लिए हम जाएंगे सबसे पहले डिव लिखेंगे, देन यहाँ पे हम एक प्लस का साइन ऐड करेंगे और उसके बाद लिखेंगे H2। और अब अगर मैं इसको बोलूँ कलर रेड और जाके चेक करूँ तो अब आप देखोगे डिव के बाद वाला सेलेक्ट हुआ है, ना कि पहले वाला। अगर मैं ये नहीं लिखता, मैं डायरेक्ट H2 लिख देता तो दोनों सेलेक्ट हो जाते, बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मेरे को चाहिए कि डिव के बाद वाला सेलेक्ट हो। इसी को बोलते हैं एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर, मतलब कि एलिमेंट के इमीडिएट बाद जो एलिमेंट है उसको हम सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो हम इस तरीके से करते हैं कि डिव मेरा एलिमेंट था, डिव के जस्ट बाद एक H2 है जिसको मैं स्टाइल करना चाहता हूं, तो उसके लिए हम प्लस का यूज करते हैं। अगर मैं इसके बाद एक और बारी लिख दूं H2, सेम चीज एक और बारी कॉपी कर दूं, तो वो नहीं चलेगा। वो सिर्फ इमीडिएट वाले को टारगेट करता है, जो जैसे जो मैंने पहला एलिमेंट बताया उसका जो इमीडिएट होगा उसी को टारगेट करेगा और किसी को नहीं। तो ये होता है एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। तो मैं आपको एक और सेलेक्टर के बारे में बताना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा यूज होएगा आगे। तो मैं एक स्ट्रक्चर फिर से बनाता हूं। यहाँ पे मैंने लिखा एक डिव, और उस डिव के अंदर मैंने एक और क्लास बना दी, लेट्स से एक और डिव बना दिया जिसकी एक क्लास है लेट्स से टेस्ट, और इस पे मैंने भी कुछ टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है। तो अब हैश क्या करता है, जैसे कि अपने नाम से बता पा रहा है, हैश का मतलब कि ये चेक कर रहा है कि वो है कि नहीं है, ठीक है। तो एक चीज़ और करते हैं, यहाँ पे इससे पहले एक H2 ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे एक और H2, एक हेडिंग लिख देते हैं हेडिंग 2। तो ये मेरा HTML है, एक हेडिंग है, उसके अंदर एक डिव है जिसकी क्लास टेस्ट है और उस पर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं ये करना चाहता हूँ कि मुझे उसका ही कलर चेंज करना है जिस डिव के अंदर हेडिंग 2 है, उसी का चेंज करो, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसको एक बारी और कॉपी करता हूँ, H2 हेडिंग अगेन कर देता हूँ और एक और बार कॉपी करता हूँ और इस पे मैं हेडिंग H3 कर देता हूँ H2 की जगह। तो ये मेरा एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसकी स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। तो ये मेरा एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मैंने एक हेडिंग है, एक टेक्स्ट है, अगेन सेम चीज़ है, H2 है और कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, और देन H3 है, ठीक है। तो अब मैं ये कह रहा हूँ मुझे सिर्फ उसको टारगेट करना है जिस डिव के अंदर H2 है। तो मैं उसको कैसे करूँगा, इसके लिए एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं हैश। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं डालूंगा कोलन और लिखूँगा हैज़। हैज़ के अंदर मैं वो एलिमेंट लिखूँगा जो मैं चेक करना चाहता हूँ। तो मैंने बोला वो डिव जिसके अंदर H2 हो, तो उसके लिए हम हैज़ यूज़ करते हैं। और इसके अंदर अगर अब मैं जैसे ही बोलूँगा इसको कि मेरे को इसका बैकग्राउंड कलर कर दो रेड, तब आप देखोगे ये दोनों डिव रेड हो गए हैं, ये वाला नहीं हुआ। ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसके अंदर H3 है, H2 नहीं है। तो इस तरीके से हम नेस्टेड एलिमेंट्स को भी टारगेट कर सकते हैं हैज़ यूज़ करके। तो ये आपको बहुत काम आएगा आगे। इसको हम और डीप तक भी ले जा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ एक क्लास बनाई थी, तो मैं इस क्लास को भी टारगेट कर सकता हूँ कि मुझे वही डिव दो
और एक काम करते हैं, इसका क्लास चेंज कर देता हूँ मैं, इसको test2 कर देता हूँ लेट्स से। अब मैं कह रहा हूँ कि div जिसके अंदर h2 हो और एक और बारी हैश लगाएंगे और बोलेंगे कि क्लास हो टेस्ट नाम की, राइट। तो मैंने क्या बोला कि div हो, उस div के अंदर h2 भी होना चाहिए और एक एलिमेंट और होना चाहिए जिसकी क्लास टेस्ट हो, उसको टारगेट करो। वो div हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं अब जाऊंगा, अब आप देखोगे कि उसने स्पेसिफिक उसी को टारगेट किया जिसके अंदर ये दोनों चीजें थी, जिसके अंदर h2 भी था, जिसके अंदर डॉट टेस्ट नाम की क्लास भी थी। अब वो जरूरी नहीं है div में हो, वो p में भी हो सकती है। अगर मैं इसको p कर दूं तो ये तब भी काम करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ क्लास चेक कर रहे हैं कि h2 होना चाहिए और क्लास होनी चाहिए टेस्ट नाम की, तब काम करेगा। तो उसने उसको सेलेक्ट कर दिया। तो ये होता है हैज़। ये बहुत काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना। तो जैसे हैज़ होता है वैसे एक और होता है जिसमें हम बोलते हैं नॉट। अब नॉट कैसे काम करता है, तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ जिसपे मैं लिख रहा हूँ एक div के अंदर मैं बना रहा हूँ एक h2, इसमें मैं लिख रहा हूँ हेडिंग 2, देन इसके बाद मैं ऐड कर रहा हूँ h3, इसके अंदर मैं लिख दूंगा हेडिंग 3, देन इसके बाद मैं लिख दूंगा p और इसमें लिख दूंगा दिस इज टेक्स्ट, एंड देन इसके बाद में एक div और ऐड कर रहा हूँ और इसमें लिख रहा हूँ दिस इज div। तो ये मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया। अगर मैं जाके देखूँ तो कुछ ऐसा दिखता है वो स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर में मैं चाहता हूँ कि बाकी सबको मैं कलर कर दूँ, सिर्फ p को छोड़ के। p को मैं कलर नहीं करना चाहता, बाकी जितने भी हैं h2, h3, div सबको कलर करना चाहता हूँ। तो उसको करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको करने के लिए मैं यूज़ करूँगा नॉट। जैसे मैं हैज़ यूज़ कर रहा था वैसे ही मैं यूज़ करूँगा नॉट। बट इसमें एक कैच है कि इसमें आपको स्पेस डालना पड़ता है। जैसे हैज़ तो हम ऐसे साथ में लिख देते थे तो काम करता था, पर इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको div के बाद एक स्पेस ऐड करना पड़ेगा। देन आप यहाँ पे बताओगे नॉट p। ये इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि ये नेस्टेड हो चुका है, राइट। क्योंकि div के अंदर बहुत सारे एलिमेंट है, तो इसलिए हम यहाँ पे एक स्पेस ऐड कर रहे हैं और इस पर चेक कर रहे हैं नॉट p, मतलब p छोड़ के जितने एलिमेंट है सबको आप कलर कर दो रेड। तब मैं आप जाके देखूंगा तो आप देखोगे कि सिर्फ p को छोड़ के बाकी सब पे ये क्लास ऐड हो गई है, राइट। ये होता है नॉट का यूज़। तो नॉट भी आगे बहुत यूज़ होएगा, काफ़ी जगहों पे स्ट्रक्चर में आपको यूज़ करना होगा, तो ये काम में आएगा। तो जैसे होता है नॉट, वैसे ही मैं एक और बताना चाहता हूँ जिसको बोलते हैं इज़। अब इज़ क्या काम करता है, तो सेम एग्जाम्पल को लेते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसमें से कुछ स्पेसिफिक को टारगेट करूँ। यहाँ पर तो मैंने बोला था कि p को छोड़ के सबको टारगेट कर दो, बट मैं यहाँ बता रहा हूँ कि कुछ स्पेसिफिक को टारगेट करो। तो उसके लिए मैं इज़ यूज़ करूँगा। तो जैसे मैंने नॉट यूज़ किया था वैसे ही मैं यहाँ पे एक इज़ यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर मैं इज़ p करूँ तो ये इस समय सिर्फ p को सेलेक्ट कर देगा, p को ही कलर करेगा, बाकियों को नहीं करेगा। अगर मुझे और किसी को भी कलर करना है, मान लो मेरे को हेडिंग 2 को कलर करना है, तो मैं p के आगे कॉमा लगा के हेडिंग 2 भी बता सकता हूँ h2। तो ये क्या करेगा, दोनों को सेलेक्ट कर लेगा। तो ऐसे मैं मल्टीपल दे सकता हूँ, 3, 4, 5, 10 जितने देने में यहाँ पर दे सकता हूँ। इसको मैं एक और तरीके से कर सकता हूँ कि अगर मैं इज़ ना लिखूँ, मैं सीधा यहाँ पे जाके लिखूँ div p, राइट, और इसको भी मैं पूरा कॉमा लगा के ऐसे लिख दूँ div h2। तो ये भी सेम तरीके से काम करता है। तो ये दोनों तरीके वैलिड है। इसमें आपको बार बार ही कॉपी करना पड़ता है, इसके अंदर आप डायरेक्टली एक जगह से बता देते हो कि मुझे इस div के अंदर p को भी टारगेट करना है, h2 को भी टारगेट करना है, या फिर मेरे को लेट्स से div को भी टारगेट करना है। तो जो जो आप यहाँ बताते जाओगे उस पे वो सिलेक्टर पे CSS ऐड होती जाएगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये सिलेक्टर्स कैसे काम करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिलेक्टर्स हैं, आपको इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो आपको एडवांस CSS में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है। जो भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको ये सब बता दिया है कि सारे सिलेक्टर्स कैसे काम करते हैं, जनरल कैसे काम करते हैं, चाइल्ड सिलेक्टर्स क्या होते हैं, सिबलिंग सिलेक्टर्स क्या होते हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको अभी भी लगता है कि आपको कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। मैं पूरा ट्राई करूँगा आप सभी के क्वेश्चंस का जवाब देने का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई फ्रेंड है जो फ्रंट एंड को मास्टर करना चाहता है फ्रॉम बिगनर से एडवांस लेवल तक, तो उनके साथ ये वीडियोस को शेयर करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।